बच्चों, मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग फिट, मज़े और मस्त में होंगे। और आइए हम लोग एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं जिनका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए मतलब दो वेक्टर को ऐड करना है। दो वेक्टर को ऐड करना है, इसका मतलब ये समझता आता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो भी कौन सी क्वांटिटी होगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। ए और बी को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी उसका कौन सी क्वांटिटी आता है, तो वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला नियम पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहता है हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला नियम जो हम लोग पढ़ेंगे और इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा, एक एक करके सब लोग हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये नियम कहता क्या है, तो पहले इसको समझिए। और इसको समझने के पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। क्या होता है पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम की आकृति कुछ ऐसा होता है। तो पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ए बी सी और डी। तो पैरेललोग्राम का डिफाइन ये होता है कि जिसके अपोजिट साइड मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे, और ए डी जो है पैरेलल होगा किसका, बी सी का। तो कहता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कहता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम का डिफाइन के अंतर्गत आएगा कि दोनों साइड, जितने भी दो पेयर हैं इसके अपोजिट साइड के, और दोनों साइड क्या होंगे बाबू, तो दोनों साइड इसका पैरेलल होगा। तो सबसे बड़ी बात है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल भी होता है, और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि ए बी का लेंथ जो है इक्वल होता है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी का, और साथ में ए बी जो है इक्वल होगा किसका, सी डी का इक्वल होगा। अगेन इसी तरह का कि ए डी जो होगा वो पैरेलल किसका होगा, तो ए डी पैरेलल होगा बी सी का, और इक्वल भी होगा किसका, बी सी का। तो ये हमारे सभी बातें पैरेललोग्राम के बारे में है। तो आइए हम लोग पहले इस नियम को पढ़ते हैं, ये नियम क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे की ओर। तो इस नियम की मदद से सबसे पहला हम लोग ये समझते हैं कि इस नियम जो हम लोग बताया गया है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, इस नियम से हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं। कितने वेक्टर को ऐड करते हैं, तो दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ये नियम क्या कहता है, तो पहले इसको नियम को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग फिर प्रूफ करेंगे। क्या कहता है, कहता है इसका नियम ये कहता है if magnitude and direction of two vector is represented by, कहता है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, कहता है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेड बाई adjacent side of parallelogram, then कहता है कि अगर हम लोग दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तब क्या कर मैग्नीट्यूड, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ resultant is represented by, कहता है कि
तब क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, तो रिजल्टेंट का, तो किसका रिजल्टेंट, ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल पासिंग बिटवीन देम। कहता है कि इन दोनों जो हमने क्या, ये नियम को पहले समझिए क्या कहता है। कहता है कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कितने वेक्टर के, दो वेक्टर को, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम को बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से पैरेललोग्राम का डायग्राम पहले। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। तो कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर को एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं जिनमें एक वर्टेक्स जो होता है कॉमन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर हमने ए लिया और एक वेक्टर हमने ए लिया। तो कहता है कि दो साइड हो गया, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। तो कहता है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैंने बोला एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो कहता है ए और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, तो इन दोनों का ऐड करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा, तो दो वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है, इन दोनों का ऐड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। तो कहता है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, ए और बी को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आने वाला है, उस वैल्यू को हम लोग इन दोनों के बीच से होकर जो डायगोनल पास करता है उसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप इस नियम को समझ में आ गया होगा। सुनिएगा ध्यान से और समझते चलिएगा। कहता है इस नियम को मैं अगेन बता रहा हूं बाबू, अगेन इसको समझा रहा हूं, प्यार से समझते चलना, दिमाग में कुछ ऊपर नीचे वाला बात मत रखिएगा। तो पहले एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, कहता है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए किसके द्वारा, तो कहता है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, यहाँ पे लिख दिया रिप्रेजेंटेड बाई, एडजेसेंट साइड भी चलेगा, रिप्रेजेंटेड बाई एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कहता है कि अगर रिप्रेजेंट किया जाए किसके द्वारा, तो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के, तो कहता है कि देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, कहता है ए और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इन दोनों के बीच से होकर जो डायगोनल पास करता है उसके द्वारा हम लोग इन दोनों के वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग अब इसमें देखिए क्या क्या बात करते हैं। तो मान लीजिए ए क्या है, आर क्या है बाबू, तो आर को बोला गया कि ए है रिजल्टेंट है, इसको बोला गया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब ए और बी का जोड़ है। तो रिजल्टेंट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बाबू इसके पास दो चीज होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में इसका क्या होगा, तो डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो इस आर का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, इस आर का डायरेक्शन को भी बताना है। तो मान लेते हैं पहले कि ए और बी जो है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। ए और बी के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड को बताइए, तो मैग्नीट्यूड बताने का तरीका क्या कहता है, मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस आर का मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के द्वारा। इस वेक्टर को आप मॉड के अंदर डाल दीजिए, ये जो आर का मॉड है या ये जो आर होगा, केवल आर लिख दीजिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर को, मॉड के अंदर डाल दीजिए या केवल आर लिख दीजिए।
और ये जो आर का जो वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab और साथ में क्या लिखते हैं cos थीटा। इस आर का मान होता है, आर का ये जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जब भी आपको दो वेक्टर का ऐड करने बोला जाए और उसका रिजल्टेंट पूछा तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग सबसे पहला क्या निकालने वाले हैं इस डेरिवेशन में, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो किसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग पता करने वाले हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर मोड से या केवल आर से रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात को आप ध्यान में रखिए कि क्या करना होता है। तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि ये सभी चीज़ों का नामकरण करते हैं, नाम दे देते हैं सबका। तो नाम दे देते हैं, सबसे पहला क्या क्या नाम देंगे, तो नाम दे सकते हैं, इसको बोला मैंने P, इसको बोला मैं Q, इसको बोला मैं R, इसको बोला मैं S। तो सभी वर्टेक्स का हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहला काम इस जो डेरिवेशन जो आपका लिखा हुआ है, जो R जो निकालना है, ये जो R का जो मान है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बाबू कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका नाम दे दिया हमने m नाम दे दिया। तो क्या यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, क्या ड्रॉ किए हैं, तो RM परपेंडिकुलर टू PQ हमने ये ड्रॉ किया है। RM जो है PQ पे परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसा हम लोग ऐसा नॉर्मल इसमें हम लोग कोई रिलेशन बना नहीं सकते हैं। तो रिलेशन को हम लोग बनाने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने RM परपेंडिकुलर टू PQ ड्रॉ किया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से बातें बाबू, क्या बताया था, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक चीज बताया था आपको कि जो अगर मान लें ABCD, मैंने बोला है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो अगर PQRS एक पैरेललोग्राम होगा तो इसका अपोजिट साइड, मतलब ये जो PS है और ये जो QR है, इन दोनों का लेंथ बराबर है। तो अगर A वाला B है तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, तो ये भी हो जाएगा B के बराबर। समझिएगा क्यों, क्योंकि दोनों का अगर पैरेललोग्राम है तो ये इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो अगर AB है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो और देखिएगा, और भी हम लोग बनाएंगे, क्या रिलेशन बनाएंगे आप यहाँ पे। और देखिएगा कि अगर मैं बोलूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि A कौन कौन मैं लिखूँ, PS जो है पैरेलल है किसके, PS पैरेलल है QR का। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये PS जो है पैरेलल किसका है बाबू, तो QR का पैरेलल है। एंड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि ये जो PQ लाइन है या PM जो लाइन है, PM जो है कहता है PS परपेंडिकुलर टू QR है, और PM जो है कैसा है, तो PM के बारे में बोला गया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो PM है वो कैसा लाइन है, तो PM जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब आप समझते होंगे कि अगर कोई भी लाइन किसी भी मतलब ये ट्रांसवर्सल होता है कि अगर आप एक लाइन जो है किसी दो या दो से अधिक लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है, एक ही लाइन अगर दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये PS पैरेलल है QR का और PM ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल SPQ का जो है मान, SPQ का जो मान है वो किसके बराबर होगा, तो RQM के बराबर होगा। एंगल RQM के बराबर होगा। इन दोनों का मान किसके बराबर है, इन दोनों का मान थीटा के बराबर है। ये कौन सा एंगल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है बाबू? तो ये जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आई होप ये बातें समझ में आ रहा होगा कि SPQ का मान बराबर होगा RQM का। क्यों? देख लीजिए, ये लाइन ऐसे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है मान लीजिए, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो आई होप ये बातें समझ में आ रहा हो। और आइए हम लोग इससे आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये बातें को आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बना लीजिएगा, ये लॉ को याद रखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहला काम कि RM मतलब जो भी इस पॉइंट से इस लाइन को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा परपेंडिकुलर जब बने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और इसका मान भी कितना होगा? इसका मान भी थीटा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? सुनिएगा ध्यान से। हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो इसका R का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो R का मैग्नीट्यूड हमको ये वाला ट्रायंगल का हमको दिमाग में बैठा रखना कि ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या बातें होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल PMR, ट्रायंगल PMR में ध्यान से देखिएगा कि एंगल जो है एंगल PMR का जो मान है वो कितना डिग्री दिया हुआ है? तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई कि सर ये 90 डिग्री है, एक्चुअली में है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस में आपको पता होता है कि ए राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल PMR में एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप रिलेशन जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? P² + B² के बराबर होता है। मतलब H² बराबर क्या होता है? P² + B²। तो यहाँ पे हम लोग H की बात करें तो H का मान क्या है? इसके 90 डिग्री के सामने वाला। केवल आप अगर इस ट्रायंगल को बनाओ तो यहाँ पे मैं साइड में ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखिए ऐसा डायग्राम है, समझिएगा ध्यान से। ए मैंने बोला P है, ए मैंने बोला M है, ए मैंने बोला R है, ठीक है। और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, और ये बीच में देखिए एक और पॉइंट है जिसका नाम है Q। समझिएगा ध्यान से। तो अगर मैं बोलूँगा कि इस PR का जो मान होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये जो PR का जो स्क्वायर होगा, मैंने बोला H का स्क्वायर, तो इसके सामने वाला क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है। तब PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये PR का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके? तो MR का स्क्वायर प्लस किसका वैल्यू दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है PM। तो PM का स्क्वायर लिख दीजिएगा। ध्यान से समझते चलिएगा। मैं बोला इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर का, इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब एक चीज और बात है कि PM के अंदर एक और भाग है जिसको बोला गया, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है कि PQ की वैल्यू किसके बराबर है? तो A के बराबर है। PQ की वैल्यू किसके बराबर है बाबू? तो A के बराबर है, पता लग रहा है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो इसकी वैल्यू R के बराबर है। लिख सकते हैं सभी का नाम अगर लिखना चाहते हैं। तो क्या क्या दिया है बाबू? ये दिया हुआ है PR का मान R का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे R का स्क्वायर बराबर MR का मान पता नहीं है तो MR को MR ही रहने देंगे, दिमाग से ध्यान रखिएगा, प्लस PM मतलब ए वाला लाइन। PM क्या हो जाएगा? तो PM को लिख सकते हैं बाबू, PM को लिख सकते हैं, PM किसके बराबर है? तो PM को लिख सकते हैं PQ + QM। स्वाभाविक है कि ये जो PM का लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा? तब PQ + QM के बराबर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तब PQ + किसके बराबर है? QM के बराबर है। और PQ की लंबाई किसके बराबर है? तब PQ की लंबाई A के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। PQ के जगह पे हमने 1 लिख दिया, और QM के बारे में नहीं पता तो हमने कर दिया QM का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे R भी निकल गया, A भी आ गया, बट इन दोनों का वैल्यू नहीं पता है। किसका? MR का और QM का मान। तो MR और QM का मान कैसे निकालेंगे? तो MR और QM का मान निकालने के लिए हम लोग लेते हैं एक नया ट्रायंगल लेते हैं। किसमें किसमें आता है MR? देखिए MR इसमें आता है और QM भी इसमें आता है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल QMR,
ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल क्यू एम आर, तो क्यू एम आर को अगर यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम बना लें क्यू एम आर का, तो ए है क्यू, ए है एम, ए है आर, ए वाला एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ए वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, और इसकी लेंथ अगर ए वाला बी है तो ये क्यू आर का भी लेंथ किसके बराबर है, तो क्यू आर का लेंथ भी बी के बराबर है। ये वेक्टर बी दिखा हुआ है कि बराबर होता है ना, अपोजिट साइड बराबर है, तो ये भी बी हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। अब ध्यान से सुनिए, एक थीटा का मान दिया हुआ है, एक 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस दिया हुआ है। हाइपोटेनस कहता है थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। एक एंगल दिया हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो आपको आरएम क्या हो गया, तो थीटा के सामने वाला जो होगा, ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो आपको एक बार परपेंडिकुलर निकालना है और एक बार क्या निकालना है, बेस निकालना है, क्योंकि पी आर का लेंथ चाहिए, पी किसका लेंथ चाहिए, सॉरी ये आर एम का लेंथ चाहिए, और किसका लेंथ चाहिए, क्यू एम का, आर एम का लेंथ चाहिए और क्यू एम का लेंथ चाहिए। तो इसका मतलब एक बार हमको ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा तो आप साइन थीटा का मान किसके होता है, साइन थीटा का मान बराबर होता है पी बटा एच। तो पी बटा एच होता है, तो पी का मान किसके बराबर, तो पी का मान बाबू आर एम के बराबर, पी थीटा के सामने वाला पी होता है, तो किसके बराबर हो गया, आर एम के बराबर। और एच का मान किसके बराबर, तो एच को हमने बोला किसके बराबर है, तो बी के बराबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया, आर एम बटा बी। आपको किसका मान चाहिए, आपको आर एम का मान चाहिए, तो आर एम का मान क्या लिख सकते हैं, तो बी इधर जाके गुना हो जाएगा, तो आर एम का मान आ गया क्या, बी साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने आर एम का मान निकालिए, अब क्यू एम चाहिए, तो क्यू एम इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस और एच के बीच का संबंध बनाते हैं, तो बेस और एच का संबंध पता लगता है किससे, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो बी क्या हो जाएगा, बी का लंबाई किसके बराबर, तो बी का लंबाई क्यू एम के बराबर, तो क्यू एम बटा एच, एच का मान किसके बराबर, तो एच का मान बी के बराबर। तो यहाँ से भी क्यू एम का मान अगर निकालिएगा तो क्यू एम का मान किसके बराबर आया, तो क्यू एम का मान आया बी कॉस थीटा के बराबर। तो ये दोनों मान निकल गया, आर एम का मान भी निकल गया और क्यू एम का मान भी निकल गया। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब इसका मान पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, इसके वैल्यू लिखा हुआ है आर का स्क्वायर बराबर एम आर, और एम आर का मान कितना दिया हुआ है, आर एम बोल लो या एम आर बोल लो, सेम चीज है। इसका मान है बी साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अगला है ए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। अगला क्या लिखा हुआ है, क्यू एम, और क्यू एम का लेंथ किसके बराबर, तो क्यू एम बराबर है बी कॉस थीटा, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें देखिए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला सबको पता होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा। तो 2 ए का मान a है और b का मान क्या है, b cos थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से देखिएगा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। एक है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए पहले आता है फॉर्मूला में आर स्क्वायर, मतलब बोला था ना कि आर का मान जो है ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो आर देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, प्लस इन दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कॉमन कर दे, क्या बचेगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और प्लस क्या बच रहा है, तो 2ab कॉस थीटा। ये आप लोग जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 होगा। तो
तो आसानी से यहाँ से मिल जाएगा r बराबर a स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू हो गया टोटल का, इस टोटल की वैल्यू हो गया 1, तो बच गया क्या b स्क्वायर बच गया प्लस क्या बचा है 2ab cos थीटा। हमको किसका मान चाहिए, हमको मान चाहिए r का, तो r का मान किसके बराबर था, स्क्वायर है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आई होप आपको मैग्नीट्यूड निकालने का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा कि r का मान हम लोग को लाना ही यही था कि r का मान है जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। ये जो थीटा है वो थीटा को हम लोग लिख लेते हैं पहले, ये थीटा का जो मान होता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ किए हैं r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में क्या लिखते हैं cos थीटा। ये जो थीटा जो है ये हमको सभी को याद है कि थीटा जो है एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या मिला है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैं अभी क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर को मॉड के अंदर डाल दीजिए या केवल आर लिखिए, और आर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे इस चीजों को एक दो बार देख लीजिएगा, तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने इसको बताया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन की बात, की डायरेक्शन क्या होगा, किसका डायरेक्शन बाबू, तो हमने बोला था, क्या बोले थे, आपको बताया था कि ए और बी का जो ऐड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो अभी हमने आर का मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया कि मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला हो गया आर का। अगर हम लोग को पूछेगा डायरेक्शन बताइए, तो किसका डायरेक्शन बोलेंगे बाबू, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। हम लोग किसका डायरेक्शन पता करना है, आर का डायरेक्शन। तो आर का डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या कीजिएगा, डायरेक्शन जब भी पूछेगा तो आप ये बताइएगा, आर का डायरेक्शन अगर पूछता है तो आप दिमाग में ये बात रखिएगा कि ये जो आर जो है वो ए के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो माना मैंने कि ये जो ए है ये और इसके बीच का एंगल, मैंने बोला कि एंगल कितना है बाबू, अल्फा है। मान लिया मैंने कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसके साथ एंगल बना रहा है अल्फा। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, तो अल्फा जो एंगल है ए और आर के बीच में एंगल। हम लोग एज्यूम करते हैं कि एज्यूम ये कर रहे हैं कि किस क्या करने के लिए, आर का डायरेक्शन को पता करने के लिए। आई होप आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो ये जो हम लोग अल्फा जो एंगल लिए हुए हैं, अल्फा हम लोग को डायरेक्शन पूछेगा आर का, तो इसका मतलब आप जब भी डायरेक्शन पूछेगा तो आप एंगल बताओ कि इसके साथ इतना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ आर निकालते हैं, और आर के डायरेक्शन को हम लोग को पता करने के लिए हम लोग किसका मान चाहिए, तो अल्फा का मान चाहिए। तो अगर ये अल्फा का मान चाहिए, तो अगर मैं अल्फा का मान आपको पूछूं, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे ऐसा जैसा बना हुआ है ए। सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि ए वेक्टर आर है, ए वेक्टर ए है, और इसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। और ये देखिए एम आर है, और एम आर का लेंथ हमने कैलकुलेट किया था, एम आर का लेंथ किसके बराबर है, तो इसकी जो लंबाई है वो बराबर है बी साइन थीटा के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, पहले ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल का नाम पी है, ये वाला एम है, ये वाला बोला मैंने आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री। इसके बीच में एक और पॉइंट है, इसके बीच में एक और पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक देखिए लेंथ, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ए। ये जो यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है इसको बोला गया, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है, क्यू का पॉइंट है, और क्यू एम का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, तो बी कॉस थीटा के बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो आपको अगर ए वाला आर पता करना है, कि ए वाला अल्फा का मान पता करना है, तो क्वेश्चन में आर का मान हमेशा दिया हुआ नहीं होगा, हमेशा आपको मान ए और बी का टर्म में दिया होगा, ए और बी और उसके बीच का एंगल दिया होगा, ये वेक्टर ए और मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल दिया हुआ है थीटा वो दिया रहेगा।
तो आपको जब भी ये वैल्यू निकालना कहेगा कि डायरेक्शन पता कीजिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए tan थीटा का। तो tan अल्फा मतलब ये अल्फा है, इसके सामने ए वाला क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। तो P बटा B का मतलब इसका P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तब P का वैल्यू लिखा हुआ है बाबू, P का वैल्यू लिखा हुआ है MR। P का वैल्यू किसके बराबर, तो MR के बराबर। और ये जो बेस है वो किसके बराबर है, तो बेस का मान बराबर है किसके, तो PQ प्लस किसके बराबर, PQ प्लस QM के बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये tan अल्फा में का फॉर्मूला होता है P बटा B, और P का मान है MR और B का मान है PQ प्लस QM। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन सब दोनों का मान पता कर देते, tan अल्फा बराबर MR का फॉर्मूला है, MR का क्या वैल्यू आया हुआ है, B साइन थीटा बटा PQ का मान किसके बराबर, तो PQ का मान A के बराबर। तो A प्लस और इसका वैल्यू होता है B cos थीटा। तो क्या लिखेगा, A प्लस B cos थीटा। तो जब भी आपको डायरेक्शन पूछेगा तो आप अल्फा का मान निकाल दोगे, tan अल्फा निकालोगे। अल्फा क्या होता है, तो डायरेक्शन निकालने के डायरेक्शन ऑफ R कैसे पता लगता है बाबू, अल्फा से। और अल्फा क्या होता है, तो अल्फा के बारे में देखिएगा, एंगल देखिएगा, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, तो एक R और A के बीच का एंगल। तो क्या लिखेगा, एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड ए वेक्टर। आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये आपको पता लग गया होगा कि tan अल्फा का आपको जब भी मान निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में ई वाला एंगल का भी मान दिया होता है, तो अगर ये मान आप बीटा पता करते हैं तो ये बीटा का मान को आप लोग लिख सकते हैं, बीटा का मान को लिख सकते हैं किसके बराबर, तो थीटा माइनस अल्फा के बराबर। या एक और ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को अगर लगाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं tan बीटा बराबर, उल्टा कर दीजिएगा, जहां पे B है वहां पे A कर दीजिएगा, और जहां पे A है वहां पे B कर दीजिए। यहाँ पे tan अल्फा का बीटा का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, तो A साइन थीटा बटा B प्लस A और साथ में क्या लगा दीजिए cos थीटा। तो आप जैसे मर्जी चाहिए, आपके लिए आई होप ये आसान होगा, क्योंकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको आसानी से याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री है टोटल, तो आप ये भी करिएगा, अल्फा निकाल लीजिए। अगर क्वेश्चन में बीटा के साथ, अगर बी के साथ का एंगल दिया रहे, आर का जो एंगल है वो बी के साथ दे सकता है, इस आर का जो एंगल है वो किसके साथ दे सकता है, ए के साथ भी दे सकता है। तो आई होप ये बातें समझ में आ रहा होगा कि बीटा का मान किसके बराबर है, तो बीटा का मान है थीटा माइनस अल्फा के बराबर। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये दोनों चीज़ों को देख लिए, ये दोनों का प्रूफ देख लिए। मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी का जो वेक्टर होते हैं उसका रिजल्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर का हमने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज किया है, किसका, एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन किसने एडिशन, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कहता है कि ये नियम वैलिड है कितने वेक्टर के लिए, तो दो वेक्टर के लिए। क्या है, तो मैं बोलूं कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर को अगर ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, ए जो मतलब जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं, ए और बी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस आर का आपको अभी मैंने बताया था, इस आर का अगर आपको मैग्नीट्यूड का पूछेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता करने का क्या तरीका है, तो उसका मैग्नीट्यूड अभी निकालने का फॉर्मूला बना है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। और यहाँ पे जो थीटा है वो याद रखिएगा, थीटा जो है ये क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है यहाँ पे क्या, थीटा। अगर आपको डायरेक्शन पूछेगा तो किसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर का आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन निकालने का आपने फॉर्मूला बताया था कि आपको tan अल्फा लगा देना है, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला था b साइन थीटा बटा a प्लस b, और साथ में क्या लिखते थे, cos थीटा।
इसमें दोनों बात है, थीटा क्या है, तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अल्फा क्या था, तो अल्फा को हमने बोला था कि अल्फा जो है एंगल है किसके किसके बीच में, तो आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूला का हर टर्म आपको पता होना चाहिए। और आइए हम लोग कुछ केस भी देखते हैं। इसका मतलब दो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए और बी पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, तो आइए हम लोग कुछ केस देखते हैं और उसको हम लोग समझते हैं और उन बातें को हम लोग धीरे धीरे इस बातें को समझते रहेंगे। जैसे क्या होगा बाबू, समझाते हैं। हम अगर बोल दें, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर मैं बोलूं 3 केस बनाऊंगा, 3 केस बनाएंगे इसके बारे में, 3 केस पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या क्या, तो आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझते चलिएगा ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं कि थीटा का मान जो है, थीटा का मान पहले मैंने लिया कितना डिग्री, थीटा का मान लिया 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल का कितना डिग्री है, तो ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसको यूज करके अगर हम लोग आर निकालना चाहते हैं, तो देखिए आर का मान किसके बराबर आएगा, आर बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस होता है 2ab और साथ में आता है cos थीटा। तो थीटा का मान कितना डिग्री लिखना है, cos थीटा का मान 0 डिग्री लेना है। तो cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है। तो बचेगा क्या क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या बचेगा 2ab। तो ये तीनों का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आर बराबर इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब आर का मान किसके बराबर होगा, तो आर का मान ए प्लस बी के बराबर होगा। इसका मतलब जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का मान सीधा से क्या लिख देगा, ए प्लस बी। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए इसको, रिजल्टेंट आर का मान किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर। कब होता है ए प्लस बी, तो कहता है ए प्लस बी का मान तब होता है जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है, थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब ये समझिएगा कि थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो थीटा का मान 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हमने इधर धक्का की ओर दिया, कितना न्यूटन से, 4 न्यूटन से, और इसी डायरेक्शन में हमने कितने न्यूटन से दिया धक्का, 3 न्यूटन से। तो इस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, 4 और 3 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 का जोड़ यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 और 3 का जोड़ 7 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। आगे हम लोग बात करते हैं, थीटा का मान हम लोग देखते हैं कितना डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। इस केस में देखते हैं 90 डिग्री का केस कैसा होगा, तो 90 डिग्री का केस ऐसा होगा कि एक वेक्टर ए इधर है और बी इधर है, एक वेक्टर ए इधर है और इसका बी इधर है। सुनते चलिएगा, तो ए और बी अगर ऐसा वेक्टर होगा, तो ए और बी का मैंने बोला था कि ए और बी अगर कोई वेक्टर है और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आर का मान किसके बराबर लिखिएगा, तो आर का मान लिखिएगा आर बराबर अंडर रूट ऑफ क्या क्या लिखिएगा, ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, उसके बाद किसका लिखा है, उसके बाद लिखा है बी स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है 2ab cos थीटा। मतलब cos थीटा का मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको हमने हटा दिया। तो इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का मान सीधा सीधा किसके बराबर लिख दिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन, एक वेक्टर बी है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो आर का जो मान होने वाला है, मतलब 4 ए और बी को जब जोड़ेंगे, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर का मान किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ए के जगह पे 4 लिखिएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 और 3 ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25,
तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान हो गया 5 न्यूटन आ गया। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे हमने 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को जोड़ा, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो इस केस में आर का जो मान आया है वो कितना न्यूटन आया है, तो आर का मान आया है 7 न्यूटन आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थीटा का मान कितना डिग्री, तो थीटा का मान 180 डिग्री। इस केस को देखते हैं, तो जब थीटा का मान 180 डिग्री होता है तो इस केस में आर का मान का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते चलिएगा आप लोग, मजे में, किसी और को याद नहीं करना है, खुद को याद करना है और खुद को मगन रहना है। किसी को याद करेगा तो तुम्हारी निकल जाएगी, फिर उसको याद करते करते वो निकल जाएगी, तुम पीछे छूट जाएगा। तो किसी को याद आने मत देना, अपना काम करते रहना। तो थीटा का मान कितना डिग्री, तो थीटा का मान 180 डिग्री। तो आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या लिखें 2ab और कॉस 180। और आपको पता होता है कि कॉस 180 का मान कितना होता है बाबू, तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो आर का मान किसके बराबर हो गया, आर बराबर देख लीजिए √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, माइनस हो जाएगा 2ab, क्योंकि cos 180 का मान हो गया -1। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला आता है, तो इसके फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है अंडर रूट के अंदर होगा, तो इसको हटा देगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है उस नंबर का पावर 1/2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 1/2 होएगा और गुना हो जाएगा, तो इसका मान किसके बराबर होगा, तो इसका मान आ जाएगा a माइनस बी के बराबर। तो यहाँ पे r का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो r का मान बाबू हो जाएगा a माइनस बी के बराबर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसको इधर से खींचा जा रहा है, ए का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 न्यूटन। एक आदमी इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है जिसका मान है बी, और बी का मान दिया हुआ है कितना, बी का मान दिया हुआ है 3 न्यूटन। आपको बताया था दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसके बीच का एंगल देखिए, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट का केस का मतलब एंटी पैरेलल का केस है। बताया था थीटा का मान 0 डिग्री कब होता है, तो थीटा का मान 0 डिग्री तब होता है जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है। तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल होता है तो उसका रिजल्टेंट जो है a प्लस बी के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू आप रखिएगा कि यहाँ पे एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 3 न्यूटन का लग रहा है, तो इसके लिए आर का मान किसके बराबर था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब होता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर है, और एंटी पैरेलल वेक्टर होगा तो उसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, इसका मतलब दिमाग में याद रखिएगा कि उसका रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा। आर का मान किसके बराबर हो गया, तो ए का मान दिया हुआ है 4 न्यूटन और बी का मान दिया हुआ है 3 न्यूटन। तो इन दोनों को घटा दीजिएगा तो आर का मान कितना न्यूटन आया, तो आर का मान वो आता है 1 न्यूटन। सोचिए एक कितनी खूबसूरत भाग है, कितना खूबसूरत एडिशन है कि यहाँ पे देखिए कि जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, किसको किसको, हर केस में हम 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ले रहे हैं। तो 4 और 3 को ले रहे हैं तो 4 और 3 को ही जोड़ रहे हैं, जबकि 4 और 3 का जो ऐड जो है, 4 और 3 का जो एडिशन है वो थीटा के बदलने से चेंज होता है। जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो उस समय रिजल्टेंट का मान कितना डिग्री होता है, 7 न्यूटन होता है। और देखो ये जब केस लिए हैं तो आपको पता है कि कॉस की जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो आपको पूछेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर का मान मैक्सिमम होने के लिए आप दिमाग में याद रखोगे कि जब भी पूछेगा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मतलब उसका रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होगा, और आर मैक्स का मान किसके बराबर होगा, आर मैक्स का मान a प्लस बी के बराबर होगा। कहेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब आता है, तो मिनिमम आने का केस है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो आर का मान, रिजल्टेंट का मान कैसा होगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो मिनिमम रिजल्टेंट का मान किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी के बराबर होगा। तो आई होप इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यहां से एक समरी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दो वेक्टर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारा एडिशन आता है, तो दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करेंगे बाबू, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे, वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे तो मतलब किसको किसको ऐड करें, ए और बी को ऐड करें। तो ए और बी को ऐड करेंगे तो जो ए जो रिजल्टेंट आता है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड का मान जो होता है वो a प्लस बी, सुनिएगा ध्यान से,
किसके किसके बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू जो होता है a माइनस बी, जो वेक्टर a है और माइनस बी, मतलब a माइनस बी कर दिए दोनों वेक्टर का, a माइनस बी और a प्लस बी कर दीजिए, तो कहता है दोनों वेक्टर का मतलब जो r का जो मान होता है वो a माइनस बी के बड़ा या इक्वल या मतलब ग्रेटर एंड इक्वल होता है, और r का मान जो है a प्लस बी के छोटा या उसके इक्वल होता है। इसका मतलब आपसे जब भी पूछा जाएगा, जैसे कि मैं समझाता हूँ कि दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ 8 न्यूटन, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, इनमें से 7 न्यूटन दिया हुआ है, तो कहता है कि अगर आप a और b को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, a और b को जोड़ते हैं, तो a और b को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इनमें से कौन सा वैल्यू है जो a प्लस बी को ऐड करने के बाद नहीं आ सकता है। जंक्शन है कि मैं a और b को अगर जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू इनमें से क्या नहीं आ सकता है। तो पहले मैंने लिखा 20 न्यूटन, b लिखा मैंने 1 न्यूटन, c का मान लिखा मैंने 15 न्यूटन और डी का मान लिखा हूं मैं 12 न्यूटन। तो ये कहता है कि ए और बी का जोड़ इनमें से कौन नहीं आ सकता है। तो दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल आता है, और ये सवाल दिया हुआ है, ऐसे सवाल जो है आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो कहता है कि दो वेक्टर को अगर हम लोग जोड़ते हैं, किसको किसको, ए और बी को जोड़ा जाए, तो कहता है ए और बी को जोड़ने के बाद इनमें से कौन सा ऐसा जो वैल्यू होगा जो ए और बी को ऐड करेंगे, ए और बी को एडिशन करेंगे तो वैल्यू नहीं आ सकता है। तो हमने अभी अभी बताया कि जब भी आपको पूछेगा कि दो वेक्टर का रिजल्ट किसके किसके बीच में होता है, तो दोनों वेक्टर को पहले जोड़ दीजिए। तो 8 और 7 कितना, 8 और 7 कितना न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन, और दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों को घटा दिए तो कितना न्यूटन आएगा, तो 1 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे ना, तो उसका मैंने लिखा है कि दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू a माइनस बी से बड़ा या बराबर हो सकता है, या a प्लस बी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। मतलब दो वेक्टर के बीच का एडिशन जो है कभी भी इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 15 न्यूटन आया, दोनों को घटा दीजिए तो कितना आया, 1 न्यूटन। तो मतलब इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 20 न्यूटन नहीं आ सकता है, बाकी इसके अलावा ये तीनों वैल्यू आ सकते हैं। ये चीज़ें आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का और भी थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट इसके बेस्ड क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्लास को रोक देंगे और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम लोग एक और लास्ट का कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको देखिएगा। अभी हमने आपको बताया आपको कि आर वेक्टर का मान किसके बराबर, तो आर वेक्टर का मान ए प्लस बी के बराबर, मतलब ए प्लस बी का ऐड को हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस आर का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसकी वैल्यू किसके बराबर बोला है, तो इसकी वैल्यू बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। ये थीटा क्या है, तो थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो ये तो हो गया निकला किसका, ये है निकाला हमने, क्या निकाला है बाबू, तो इससे निकाले हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर आपको डायरेक्शन पूछता है तो डायरेक्शन ऑफ आर जब भी पूछा जाएगा, रिजल्टेंट का मतलब डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा a प्लस b कॉस थीटा। इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते कैसे हैं। सुनिएगा ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि उसकी वैल्यू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे दो वेक्टर ले रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, एकदम चीज़ों को समझते चलिएगा। ये वैल्यू मैंने बोला कि दिया हुआ है 90 डिग्री पे दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, इसके वैल्यू दिया हुआ है 8 न्यूटन। कितना न्यूटन, 8 न्यूटन। हाँ, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8 न्यूटन। और ये जो बी दिया हुआ है और उसका वैल्यू कितना न्यूटन दिया हुआ, 8 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, दो वेक्टर है, एक ए है और बी है। तो पैरेललोग्राम लो तो जानते हैं कि पहले आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो कहता है कि ये दोनों वेक्टर जो है मतलब पैरेललोग्राम के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहता है बीच से जाएगा, और बीच से जाएगा तो
इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो मैंने बोला कि उसका रिजल्टेंट वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो एंगल देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के केस में बताया था कि cos 90 का मान 0 हो जाता है, तो केवल यही बचता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √8 का ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर लिखेगा, बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अगला भी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 64, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 8√2 न्यूटन आ गया। ठीक है, का मैग्नीट्यूड हो गया 8√2 न्यूटन। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई उसका एंगल क्या होगा। तो आर जो है ए के साथ कितना एंगल बनाता है उसको देखते हैं, तो उसको समझिएगा पहले और उसके बाद हम उस चीज़ों को एक समरी बताएंगे। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b sin थीटा बटा a प्लस b और साथ में क्या लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो b का मान कितना दिया हुआ 8 इंटू साइन थीटा का मान यहाँ पे थीटा होता है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तो थीटा का मान यहाँ पे किस केस में दिया हुआ है कितना, तो थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री अपोन नीचे क्या लिखा ए का मान भी कितना दिया 8 और साथ में क्या लिखा है बी, तो बी का मान भी 8 दिया हुआ है और cos 90 डिग्री। इसको समझिएगा, साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 8 इंटू 1 अपोन 8 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 8/8 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितना आया 1। इसका मतलब tan अल्फा का मान कितना डिग्री आया, मतलब tan अल्फा का मान 1 आया है। तो tan अल्फा का मान 1 कब होता है, तो अल्फा का नाम कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। अल्फा का मान कितना डिग्री, तो अल्फा का मान 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट जाने वाला है, ये वाला जो रिजल्टेंट है उसका आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू कितना आया है, तो उसका वैल्यू आया है 8√2 न्यूटन। ये जो एंगल बनाता है अल्फा उसका मान कितना डिग्री होता है 45 डिग्री। अगर ये 45 आता है तो इधर भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है कि अगर ए और बी दो वेक्टर होंगे, ए और बी दो वेक्टर होगा और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ए और बी का मान सेम है, तो जो रिजल्टेंट आर का जो डायरेक्शन होने वाला है वो इन दोनों के बीच से होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो अल्फा का मान 45 डिग्री होगा, मतलब 45 डिग्री इधर भी एंगल बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो इधर 30 डिग्री होगा और इधर भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाता है। बीचों बीच कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल दिया हुआ है ना बाबू, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल उसके बीच से जाएगा। मतलब 90 डिग्री है तो कितने डिग्री पे 45 पे होगा, अगर 60 डिग्री होता तो 30 डिग्री पे होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा लीजिए और उस चीजों को समझ जाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं दूसरा टाइप का, सुनिएगा ध्यान से क्या है मैंने क्या बोला है, समझिएगा। एक वेक्टर मैंने बोला ये, और ये कितना न्यूटन दिया हुआ 8 न्यूटन, और बी मैंने बोला कि बी का मान दिया हुआ 6 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट के लिए भी मैंने पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी का ए का मान दिया हुआ 8 न्यूटन और बी का मान दिया हुआ है 6 न्यूटन। इसका मतलब अगर आपको आर का मान पता करना है, इसका मान आर का मान, तो 90 डिग्री तो सीधा से क्या लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस क्या लगा देंगे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कीजिएगा तो ए हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 36, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा √100, मतलब 100 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। तो आर का मान कितना आया बाबू, तो आर का मान आया 10 न्यूटन। आपको एंगल पता करना है, आर तो पता लगे कि आर जो है, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो आर है ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालते हैं अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा का मान किसके बराबर, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्या लिखिए बोलिए b sin थीटा बटा a प्लस b और साथ में क्या लगाते हैं cos थीटा। तो b का मान ये देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6 गुना साइन 90 डिग्री बटा a का मान कितना दिया हुआ 8, तो 8 प्लस कितना लिखे 8 प्लस b लिखा हुआ है, b का मान 6, तो 6 गुना cos 90 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर में a हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 मतलब 8 हो जाएगा, तो 6/8 आया है। इसको कट कर लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आया 3/4 आया है।
तो tan अल्फा का मान कितना है बाबू, tan अल्फा का मान 3/4 आया है। तो 3/4 का एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा क्या कहता है कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल बोला मैंने 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ए वाला एंगल होगा 37 डिग्री तो ये वाला कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो 33 मतलब 37 के सामने वाला जो होगा, 37 का जो सामने वाला होगा वो 3 होता है, और 53 के सामने वाला 4 होता है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, 5 होता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 37 के सामने वाला साइड को लिख दीजिएगा 3, 53 के सामने वाला साइड को लिख दीजिएगा 4, और इसका मान लिख दीजिएगा 5। तो tan अल्फा का मान कितना दिया है, 3/4। मतलब ये tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो अल्फा का सामने वाला P होता है, तो 37 के सामने वाला 3 है और 37 के बगल में 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ गया, तो अल्फा का मान आ गया बाबू 37 डिग्री। समझिएगा ध्यान से। एक नेक्स्ट और ले लेते हैं, बस यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ थोड़ा सा। क्या चेंज किया है, यहाँ पे मैंने बोला कि ए का मान लिखा हूँ 8 न्यूटन नीचे लिखा हूँ, और बी का मान लिखा हूँ 6 न्यूटन नीचे लिखा हूँ। इसको समझिएगा, और एक बार ना दिमाग में ना आप ऑब्जेक्टिव में बनवाऊंगा कल आपको, तो वो सभी ऑब्जेक्टिव को आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बोला था मैंने आपको, समझिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे बोलूँ आर, तो आर का मान तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन आएगा, सेम फॉर्मूला यही लगाएंगे, ठीक है। अल्फा निकालने का तरीका देख लीजिए, तो tan अल्फा का मान क्या होता है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, b sin थीटा बटा a प्लस b, और साथ में लिखते हैं cos थीटा। तो b का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे भी सेम ले लिया, b का मान यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6 न्यूटन, और यहाँ पे लिख दीजिए 8 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा b, तो b का मान कितना हो गया, ऊपर में बच जाएगा 8 और नीचे में बचेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे देखिए tan अल्फा का मान कितना है बाबू, tan अल्फा का मान आया है 4/3। तो अल्फा के लिए 4/3 मतलब अल्फा का फॉर्मूला, इसका मतलब याद रखिएगा P/B, मतलब P का मान 4 है और B का मान 3 है। तो अभी अभी आपको मैंने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया, क्या ये वाला याद रखिएगा, 3 4 5 वाला क्या है, ये 90 डिग्री, इसको 37 बोल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 37 के मतलब 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, ये वाला 90 के सामने वाला 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P/B। तो P 4, देखो ऊपर में लिखा हुआ है 4, मतलब परपेंडिकुलर में 4 होना है, तो ये 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला एंगल होगा उस एक्यूट एंगल को लेना पड़ेगा। तो 4 के सामने कौन सा एक्यूट एंगल है, तो 50 डिग्री। यहाँ पे अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान हो गया 53 डिग्री। 3 बातें नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये क्लास की सबसे लास्ट बातें है, और इसको चीज़ों को समझना है और ढंग से। रिजल्टेंट के बारे में कुछ नहीं सुनना है, केवल एंगल के बारे में सुनना है कि अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है, सुनिएगा, अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो अल्फा का मान होगा, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल की आधी होगी। अगर 90 डिग्री है तो 45 होगा, अगर 60 होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो 30 डिग्री पे होगा। अगला देखिए यहाँ पे कि ए वेक्टर दिया हुआ, एक देख सुनिएगा ध्यान से, ए दिया हुआ है 8 न्यूटन और बी दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मान कितना है, देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट अल्फा का मान 37 डिग्री। अब अल्फा क्या होता है बाबू, तो अल्फा ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल यहाँ से कितना बना रहा है, तो अल्फा जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री बनाता है, 37 डिग्री का बनाता है। मतलब ए वाला एंगल, अगर जिधर का वेक्टर देखो ए और बी में से किसका एंगल बड़ा है, तो ए का मान बड़ा है, तो ए का मान बढ़ा है, तो इसका मतलब आर जो रिजल्टेंट जो है जिधर का वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ छोटा एंगल बनाता है। ये दिमाग में बैठा लो कि अगर रिजल्टेंट एक, देखो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी चीज़ों को समझना है और चीज़ों को एकदम ढंग से एकदम फाड़ देना है। इसका मतलब क्या पता लगता है, इसका मतलब पता है जिधर एंगल बड़ा है, सुनना ध्यान से, जिधर का वेक्टर बड़ा होगा उधर आर जो है उस तरफ एंगल छोटा बनाएगा। जिधर जो है वेक्टर बड़ा होगा उधर जो रिजल्टेंट होगा आर उसके साथ छोटा एंगल बनाएगा। यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखना, अल्फा का मान कितना डिग्री, 53 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है
तो ये वाला एंगल थोड़ा सा इधर होगा, देखना ध्यान से, ये वाला एंगल कितना बना रहा है 53 डिग्री बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा ध्यान से कि अगर ए का मान बड़ा होगा, अगर ए का मान बड़ा होगा तो आर जो है इस ए के साथ छोटा एंगल बनाएगा। कब? जब ए मान बड़ा है और बी का मान छोटा है तो आर जो है ये बड़े वाले वेक्टर के साथ छोटा एंगल बनाएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान दिया हुआ 6 न्यूटन और बी का मान दिया हुआ 8 न्यूटन। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वेक्टर ए का मान दिया 6 न्यूटन, तो ये वाला छोटा है। तो देखना यहाँ पे ये जो आर जो वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो एंगल बड़ा एंगल बना रहा है। इसका मतलब दिमाग में याद रखिएगा हमेशा चीज़ों को, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि जिधर मतलब नीचे वाला वेक्टर बड़ा है, हम जो मानेंगे कि अगर ये वाला वेक्टर बड़ा होगा इसका मतलब आर जो ए के साथ जो एंगल बनाने वाला है ना वो एंगल छोटा बनाएगा। अच्छा, ए और बी में से ए का मान छोटा है, इसका मतलब आर जो है ना ए के साथ बड़ा एंगल बनाएगा। अद्भुत कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेंगे और आप ये चीज़ों को शायद आई होप समझिएगा। और चलिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जो भी आप सभी को होता है। तो ये रात के बज रहे हैं 3 बज रहे हैं और शायद ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को बता दीजिएगा। और आप लोग सही से सही नोट्स बनाते रहिएगा। आपको एक भी कॉन्सेप्ट जो है एकदम एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता रहूँगा और हर किसी के साथ आप कंपेयर करके आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लोगों को बता दीजिए। जय हिंद।